बैक टू अनदर वीडियो। बहुत टाइम बाद ये वीडियो आया है, कुछ काम था हमें इसलिए हम लोगों ने वीडियो नहीं बनाया। आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th के कुछ लास्ट के 2-3 टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद एक वीडियो न्यूमेरिकल्स का आएगा और फिर ये टॉपिक खत्म। ठीक है, आज का जो टॉपिक है हम लोगों का वो बेसिक सा टॉपिक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक करंट की प्रॉपर्टीज पढ़ी। उसी में से एक प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक करंट की ये है कि वो हीट प्रोड्यूस करता है। और इसको हम कैसे देख सकते हैं? हम लोगों ने देखा है माइक्रोवेव ओवन्स को, हम लोगों ने देखा है आयरन को जिससे हम प्रेस करते हैं, हम लोगों ने बल्ब देखे हैं एंड हम लोगों ने और भी बहुत सारे अप्लायंस देखे हैं, जैसे कि हमारा कभी कभी हम लोगों ने देखा है कि हमारी ट्यूबलाइट गर्म हो जाती है, फैन चलते चलते गर्म हो जाता है। तो ये सारे जो अप्लायंस हैं इनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा कंपोनेंट है जो हीट प्रोड्यूस कर रहा है। और वो हीट कब प्रोड्यूस कर रहा है? जब उसमें से करंट फ्लो कर रहा है। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक है। द प्रोडक्शन ऑफ हीट, द प्रोडक्शन ऑफ हीट, हीट की प्रोडक्शन एक कंडक्टर में, इन अ कंडक्टर ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, थ्रू इट इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये अगर कंडक्टर है, इस कंडक्टर के दोनों एजेस पे यहाँ पे ये लगा हुआ है आपका प्लस माइनस, पोटेंशियल के लिए हमने लगा दिया। यहां से करंट फ्लो कर रहा है आई और इसके अंदर से हीट जनरेट हो रही है। क्या जनरेट हो रही है? हीट जनरेट हो रही है। तब हम उस इफेक्ट को कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। किसी भी कंडक्टर में जब हम करंट का फ्लो कराते हैं और उस करंट के फ्लो की वजह से उसके अंदर हीट प्रोड्यूस होती है, हीट जनरेट होती है, हीट बनती है, तब हम उसको कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, कैसे बनती है, क्या प्रोसेस है, क्या इसके अंदर की फिजिक्स है, एक बार उसको देखते हैं। ठीक है, बहुत बहुत मजा आता है इस चीज को देखने में, क्योंकि वो रेजिस्टेंस में भी वही काम हो रहा था जो यहाँ हो रहा है। मान लो ये कंडक्टर है और काफी टाइम से हम लोग ये बात बोल रहे हैं कि कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। यहां से जैसे ही करंट फ्लो करा, ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन एक लाइन में आके पॉजिटिव की तरफ मूव करना शुरू करेंगे, सारे इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव की तरफ मूव करना शुरू करेंगे और करंट हमारा इधर की तरफ मूव करेगा। ये बात हम लोगों ने रेजिस्टेंस के लिए भी करी थी। लेकिन आप लोगों को पहले भी ये बात बताई थी कि जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट है वो स्मूथ नहीं है, वो एक दूसरे से टकराते हैं, एटम से टकराते हैं, आयन्स से टकराते हैं, तो आपस में एक दूसरे से टकराते रहते हैं, जिनकी वजह से इनका मोशन स्मूथ नहीं है, नॉट स्मूथ। इनका जो मोशन है इलेक्ट्रॉन्स का वो स्मूथ नहीं है ना। और जब मान लो ये एक एटम है और ये एक आयन है, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन आपस में टकरा के इससे टकराया, इसने अपनी काइनेटिक एनर्जी, जिस एनर्जी से ये मूव कर रहा था, आपको पता होनी चाहिए ये बात कि जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करती है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। तो ये चीज मूव कर रहा था, इसके पास काइनेटिक एनर्जी थी। जैसे ही इसने एटम से टकराया, इसने अपनी सारी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर कर दी, सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर कर दी। जैसे ये इलेक्ट्रॉन इस आयन से टकराया, इसने भी अपनी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर कर दी। इलेक्ट्रॉन ने काइनेटिक एनर्जी एटम को भी दी, इलेक्ट्रॉन ने काइनेटिक एनर्जी आयन को भी दी। क्यों? क्योंकि इनका मोशन स्मूथ नहीं है, जा नहीं रहे हैं, ये कोलाइड हो रहे हैं। अब कोलाइड हो रहे हैं, इसकी वजह से एनर्जी का चेंज आ रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। तो यहां से एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी एटम को मिल रही है, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी आयन को मिल रही है। ठीक है, क्योंकि अब इन दोनों को एनर्जी मिल रही है ना, इनके पास अब टोटल एनर्जीज हैं। जैसे ही इनको एनर्जी मिलती है, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, जैसे ही इनको एनर्जी मिलती है ये वाइब्रेट होते हैं। क्या होते हैं? वाइब्रेट होते हैं एट अ वेरी लार्ज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? ठीक है, बहुत ऊंची ऊंची तरीके से ये लोग वाइब्रेट होने लगते हैं।
ठीक है ना, इनका एम्पलीट्यूड इतना बढ़ जाता है कि बहुत तेजी से उछल के वाइब्रेट होने लगते हैं, बहुत तेजी से, एटम्स और आयंस। ठीक है, जब ये वाइब्रेट होने लगते हैं तो इनके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है, एनर्जी ज्यादा हो जाती है, और ये सारी एनर्जी बढ़ने के कारण हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, और सारा टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जब एनर्जी इंक्रीज हो गई, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, तो वो एनर्जी सारी की सारी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, तो ये सारी एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, हीट बन गई। ठीक है, तो यहां से हम लोगों ने देखा कि जैसे जैसे एनर्जी इंक्रीज हो रही है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, और टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। इसी प्रोसेस के कारण हीटिंग इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट की वजह से किसी भी कंडक्टर में आता है, किसी भी कंडक्टर में हीटिंग इफेक्ट इसी प्रोसेस की वजह से आता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, उसमें ये सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं, एक बार उन स्टेप्स को आप रीड करके अपने हाथों से दोबारा लिखेंगे ताकि ये प्रोसेस आपको याद रहे। और प्रोसेस दोबारा समझना है तो रिवाइंड करिए वीडियो को और दोबारा से देखिए। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने इतना पहले डिस्कस करा, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक एनर्जी, टेम्परेचर, ये दोनों हाँ ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और इसका एक फॉर्मूला देखते हैं कि भाई ये चीज है तो एक फॉर्मूला भी होगा। अच्छा, इससे पहले एक बात आप खुद भी सोचिए, आप ह्यूमन हैं, आपने हाथ लिया, एनर्जी लगाई और दोनों हाथों को रब करिए। ठीक है, और दोनों हाथों को रब करके फुल एनर्जी लगाइए, आपको टेम्परेचर महसूस होगा, आपके हाथ गर्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप एनर्जी लगा रहे हैं और वो सारी एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो रही है, वो सारी एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है ना, इसी प्रोसेस, इसी कोलिजन की वजह से एंड फ्रिक्शंस की वजह से वहां भी हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है ना, ये बहुत बेसिक सा प्रोसेस है। फॉर्मूला देखते हैं हम लोग अब। फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से है कि सबसे पहले आप लोगों को ये बात पता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये चीज आप लोगों को पहले भी बताई थी, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी इक्वेशन आप लोगों को एक और चीज पता है, करंट जब हमने पढ़ा और चार्ज पढ़ा, Q इज इक्वल टू आई टी। आई हमारा करंट है, टी हमारा टाइम है ना। यहां से हमें मिला, इस इक्वेशन को हम कन्वर्ट करेंगे, V Q इज इक्वल टू W। W है हमारा वर्क डन, W क्या है हमारा वर्क डन। अब किसी चीज पे वर्क करते हैं तो उसको वर्क करने के लिए एनर्जी सप्लाई करी जाती है। मैं आपको बोलूं 4 किलोमीटर रनिंग करिए और आपने कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, या मैंने आपको सोते हुए बोला कि रनिंग करो, सो रहे थे एकदम उठा के बोला रनिंग करो, आप नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर एनर्जी नहीं है। तो किसी भी काम को करने के लिए हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा है ना, वो इज इक्वल टू एनर्जी सप्लाई भी है। एनर्जी की सप्लाई के बराबर है ना। तो यहाँ पे वर्क डन W की जगह हम E भी लिख सकते हैं, और डिफरेंट प्रोसेसेस में हम कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ हीटिंग इफेक्ट की बात कर रहे हैं, हीट एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो हम E की जगह यहाँ पे H भी लिख सकते हैं। क्यों? H को हीट से डिनोट कर दिया और एनर्जी H। ठीक है, तो यहाँ पे देखा V Q की जगह है I डॉट T और W की जगह पे मैंने H लिख दिया। ये मेरा फॉर्मूला बन गया फॉर हीटिंग, हीट प्रोड्यूस्ड, हीट प्रोड्यूस्ड in a conductor when current flow through। जब करंट फ्लो करेगा तो इतना हीट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, इतनी हीट प्रोड्यूस होगी जब करंट फ्लो करेगा। तो ये फॉर्मूला है यहाँ, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट और टाइम। टेम्परेचर नहीं है, टाइम है, और ये हीट एनर्जी। तो H है तुम्हारा हीट एनर्जी। ठीक है, हीट एनर्जी और हीट प्रोड्यूस, ये दो फैक्टर। ठीक है, अब इसी को थोड़ा सा और चेंज करते हैं। हमें ओम्स लॉ पता है, ओम्स लॉ होता है V इज इक्वल टू IR
है ना। तो यहां से दो इक्वेशंस बन सकती हैं, v अपॉन आर इज इक्वल टू आई, है ना, और v इज इक्वल टू आई आर, ये दो बन गए। अब यहाँ पे एक बार v रिप्लेस करेंगे, एक बार i रिप्लेस करेंगे। तो पहले v रिप्लेस करते हैं, तो v इज इक्वल टू आई आर था, तो यहां से हमने आई आर डॉट टी इज इक्वल टू एच, और ये एक आई और है ना, देखो एक आई ये रहा, एक टी ये रहा, ये टी और ये आई और v को हमने ये रिप्लेस करा, तो ये हो गया आई स्क्वायर आर टी इज इक्वल टू एच। एक इक्वेशन बन गई हमारी, ये इक्वेशन बनी, ये इक्वेशन बनी। अब देखो तीसरी, इसमें अब हम आई रिप्लेस करते हैं, तो v डॉट वी अपॉन आर डॉट टी इज इक्वल टू एच। तो यहां से तुम्हारा बन गया v स्क्वायर बाय आर टी, है ना, तो यहां पे लिखते हैं v स्क्वायर बाय आर डॉट टी इज इक्वल टू एच। तो एक ये बन गया। तो तीन हमारे पास इक्वेशन आई, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, ये तीन इक्वेशन हमारे पास आए, लेकिन ये इक्वेशन और ये इक्वेशन एक लॉ है, एक लॉ है, क्योंकि ये ओम्स लॉ से आया है। ये दोनों लॉ है और इनके लॉ का नाम है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है ये दोनों, ये और ये, ठीक है, ये और ये है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्या डेफिनेशन है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की, ध्यान से सुनिएगा। द अमाउंट ऑफ हीट produced in a conductor, the amount of heat produced in a conductor is directly proportional to the square of current, directly proportional to the square of current, directly proportional to the resistance of the conductor, and directly proportional to the time for which current flow। क्या मतलब है, हीट प्रोड्यूस किसी भी कंडक्टर में होती है तो वो स्क्वायर ऑफ करंट के बराबर होता है, स्क्वायर ऑफ रेजिस्टेंस के बराबर होता है, और सॉरी स्क्वायर ऑफ की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस टाइम के जितने टाइम तक उसमें करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, ये होता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसके दो मेन फॉर्मूला है, ये और ये। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द टू मेन फॉर्मूलाज फॉर जूल लॉ ऑफ हीटिंग। तो लॉ नंबर 1, लॉ नंबर 2, ये दो हैं। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि डिफाइन और स्टेट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, तो ये वाला डेफिनेशन आप देंगे, स्क्वायर वाली आर और टी, आई स्क्वायर आर टी इज इक्वल टू एच, ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये था जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ बात करेंगे अबाउट इसकी प्रॉपर्टीज, इसकी एप्लीकेशंस की, कौन कौन से अप्लायंस बनते हैं, एंड एक आध न्यूमेरिकल भी करेंगे इन फॉर्मूला से रिलेटेड। ठीक है, देखते रहिए हमारे लेक्चर्स को। आप लोगों के लिए बहुत जल्द ये वाले लेक्चर्स खत्म करके हम नेक्स्ट चैप्टर के लेक्चर्स भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल, और बेल आइकन दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियोस को। जिनको बहुत ज्यादा जरूरत है इजी वे में चीजों को समझने की, ठीक है, तो उनको ये शेयर करिए। और आप लोगों ने जैसे पीछे लेक्चर्स में देखा, हमने प्रैक्टिकली न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करा है, आगे चल के भी करेंगे। तो ध्यान दीजिए इन चीजों पे और पढ़ाई करिए, बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।